आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो विकेंद्रीकरण, पंचायत, नगर निगम से आने वाले जो पीटी के प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न उससे है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति यानी अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश नहीं थी। तो पहला, पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय होना चाहिए। और तीसरा, पंचायती राज को कराधान की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। और चौथा, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है, जो सिफारिश नहीं थी, तो पहला ऑप्शन यानी पंचायत चुनाव में जो राजनीतिक दलों की जो भागीदारी है वो होनी चाहिए थी, ये सिफारिश थी, जबकि इसमें लिखा है नहीं होनी चाहिए। तो आज भी हम देखते हैं कि जो चुनाव होते हैं पंचायत से या नगर निकाय से वो दलीय आधार पर होते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन वो सही है। ये अशोक मेहता समिति बहुत प्रमुख समिति थी जो कि 1970 में आई थी और 1978 में इसने अपनी 132 सिफारिशें की थी। तो ये उसमें से ये कुछ प्रमुख सिफारिश थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या किन राज्यों में द्विस्तरीय पंचायत राज है। तो ए झारखंड, बी गोवा, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। तो पहला ए बी, दूसरा बी डी, तीसरा बी सी, चौथा ए बी सी डी। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है बी डी यानी गोवा और सिक्किम वो सही है। बाकी स्थान पर त्रिस्तरीय है, कहीं 4 स्तरीय भी है। तो देखा गया है कि ये छोटे राज्य हैं यहाँ। तो इससे संबंधित जो है वो जी राव समिति जो थी उसने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय जो है वो पंचायत व्यवस्था हो। और अधिकतर भारत के भागों में जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई। और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था पर कहा था। तो गोवा और सिक्किम इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंचायत के लेखांकन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो पहला 243 सी, दूसरा 243 जे, तीसरा 243 के और चौथा 243 डी। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 243 जे वो सही है। तो इसमें पंचायत से संबंधित जो ऑडिट होता है लेखा का, जो राज्य सरकार के माध्यम से होता है, तो इसमें वो प्रमुख है। तो 243 जे जो है इसका सही उत्तर, इन दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि पंचायत के 29 विषयों के अंतर्गत लघु वन उत्पाद से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण केंद्रीय निकाय है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुने कि पंचायत के 29 विषयों में के अंतर्गत लघु वन उत्पाद से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण केंद्रीय निकाय है। तो पहला IIM, दूसरा सेबी, तीसरा ट्राइफेड, चौथा XISS। यानी सब ये एब्रीविएशन में है, तो इसकी जो प्रकृति है उसको जानना आवश्यक है। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है ट्राइफेड, चूँकि जो ट्राइफेड का फुल फॉर्म है कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1987 में इसका गठन किया गया था। और ये जो महत्वपूर्ण लघु वन उत्पाद है, जैसे जो जंगल के जो उत्पाद होते हैं, जो आदिवासी संस्कृति से जुड़ी होती है, उससे संबंधित होती है। और ये ट्राइफेड उनको उचित मूल्य और उचित न्याय दिलाता है। तो आज भी ये जो जनजातीय मंत्रालय है, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहा है। ये इसका जो हेड ऑफिस वो दिल्ली में है और 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो जो इसका जो लघु वन उत्पाद होता है, इसको ये इसके संबंधित डाटा संग्रहण करता है और लोगों को जो इससे जुड़े हैं उसे समर्थन मूल्य दिलाता है, उन्हें न्याय दिलाता है और उन्हें बिचौलियों से बचाता है। अब देखिए कि 2 अक्टूबर 2020 को जो ई मार्केट प्लेस जो है, जो जनजातीय मंत्रालय ने शुरू किया, तो इसी से संबंधित था, जो कि जो जनजातीय संस्कृति के जो उत्पाद हैं उससे एक मार्केट प्रदान करना था। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ट्राइफेड वो सही है। अगला प्रश्न है 5वां कि गाँव में पंचायत की भूमिका सरकारी योजना के संबंध में कैसी है। तो ये थोड़ी
संकल्पात्मक प्रश्न है। तो पहला है सलाहकारी, दूसरा आदेशात्मक, तीसरा प्रतिद्वंदी और चौथा प्रतिपालक। यानी गांव में पंचायत की भूमिका सरकारी योजना के संबंध में कैसी है। तो जो इसका पहला ऑप्शन है सलाहकारी, वो सही है। और इसको चूँकि होता क्या है कि जो पंचायती व्यवस्था है या स्थानीय स्वशासन है, तो कभी कभी चूँकि पंचायती व्यवस्था में अधिकतर ऐसा होता है कि लोग गांव में या शहर में ऐसे लोग पृष्ठभूमि से आते हैं जो कि थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, या अगर उन पढ़े लिखे भी होते हैं तो उनको तकनीकी ज्ञान नहीं होता है। तो कभी कभी उनको लगता है कि हम क्या बन गए। अगर वो मुखिया भी है तो उसको लगता है कि उसके अधिकार डीएम की तरह हो गए, या वो वार्ड पार्षद है तो उससे लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन गया। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो उसकी प्रकृति को, उसके अधिकार को, उसके कर्तव्य को नहीं जान पाता है। तो हमेशा जो इसकी भूमिका होती है, जैसे मैंने बताया कि पहला जो ऑप्शन है सलाहकारी, तो ये इसकी एक अपनी भूमिका है, एक अपना दायित्व है कि कोई भी कार्य हो तो उसमें वो अपनी जनता के जो समस्या होती है, चाहे वो पंचायत से हो, वार्ड से हो, शहर से हो, उसको वो समिति में ले जाता है, मीटिंग में ले जाता है और उससे संबंधित वहाँ वो सलाह देता है और फिर वो निर्णय के रूप में परिणत होता है। तो उसकी भूमिका जो है यहाँ इस रूप में है। कभी कभी वो स्वयं को सरकार का प्रतिद्वंदी समझ बैठता है, इसके चलते तकरार होता है कि व्यवहार में मीटिंग रद्द हो जाते हैं और काम जो है वो सही हो नहीं पाता, हर मीटिंग में लड़ाई होती है। ऐसा व्यवहार में देखने को अधिक मिलता है। तो सरकार को इस ढांचे को और भी सुदृढ़ करने के लिए ऐसे जागरूक कार्यक्रम चलाने चाहिए, क्योंकि जनता के बीच तो हुई, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि है उनके बीच में होना अति आवश्यक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सलाहकारी, वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला परिषद के संबंध में कथन असत्य है। तो पहला, जिला परिषद की बैठक कम से कम 3 माह में एक बार बुलानी आवश्यक है। दूसरा, निर्वाचन के बाद जिला परिषद की पहली बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में होती है। तीसरा, जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डीडीसी होता है। और चौथा, प्रमुख जिला परिषद के सहयोग का निराकरण करता है। तो जो असत्य है वो दूसरा है, क्योंकि निर्वाचन के बाद जिला परिषद की जो पहली बैठक है वो आयुक्त यानी कमिश्नर की अध्यक्षता में नहीं होती है, वो जिला अधिकारी यानी डीसी या डीएम की अध्यक्षता में सामान्यतः होती है व्यवहार में। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और वह गिर जाए तो कितने दिनों तक बोर्ड नया प्रस्ताव या अविश्वास नहीं ला सकता। तो पहला 6 माह, दूसरा 1 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष, यानी यह इस प्रकार के प्रश्नों को समझना आवश्यक है और इससे आप संकल्पना से इसे आप अपने दिमाग में बैठा लें। कभी कभी गलत धारणा भी बैठी होती है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं सर ये 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष कब है? जब कोई नई बोर्ड बनी और उसकी बैठक हुई तो 2 वर्ष तक उसको अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा और अंतिम 6 महीना वो भी उस समय तक भी नहीं लाया जाता है। बहुत ऐसे कतिपय कारण होंगे, उसके लिए डीएम से भी अनुशंसा की आवश्यकता है यहाँ। दूसरी बात है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह गिर गया तो फिर 1 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि इससे खरीद फरोख्त या भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। तुरंत होता है कि छोटे छोटे योजना के लिए, छोटी छोटी मांगों के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और इससे जो कार्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्वशासन का, वो बाधित होता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष सही। अगला प्रश्न है कि जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है। पहला डीडीसी, दूसरा डीसी, तीसरा अध्यक्ष, चौथा सचिव। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है अध्यक्ष, वो सही है। तो जिला योजना समिति का जो सभापति वो जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है, यानी जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, जहाँ की महत्वपूर्ण जिला के योजना संबंधित जो है वो निष्पादन होता है समस्याओं का, और उसमें सभी लोग भाग लेते हैं जो संबंधित एमपी हैं, एमएलएस हैं या प्रतिनिधि उनके हैं, और इसके जो मेंबर्स हैं, फिर सरकार की तरफ से डीसी हैं, डीडीसी हैं और सभी अधिकारी है। तो एक महत्वपूर्ण समिति होती है
जो कि जिला में योजनाओं का एक लीडरशिप करता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, झारखंड में मानकी मुंडा व्यवस्था की प्रकृति सांस्कृतिक राजनीतिक है। बी, झारखंड में वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था प्रजातंत्र के निर्वाचन पद्धति पर आधारित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है केवल ए सही, दूसरा केवल बी सही, तीसरा दोनों सही, चौथा ना ए सही ना बी सही। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो दोनों सही है, क्योंकि फिर ये एक संकल्पात्मक प्रश्न है कि देखिए अब झारखंड में जो मानकी मुंडा व्यवस्था है की प्रकृति सांस्कृतिक राजनीतिक है डैश। चूँकि अब आप जब चुनाव यहाँ हुआ झारखंड में 2001 अधिनियम के अनुसार 2005 में हुआ, यानी पूर्णतः अगर लिया जाए एक्ट के अनुसार तो 2010 में हुआ था। तो उसमें 2005 में ही केस दायर हुए कि नहीं, जो पुरानी मानकी मुंडा व्यवस्था है या परंपरागत स्थानीय स्वशासन है जो पहले से चली आ रही है, जिसे सरकार ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया लेकिन ब्रिटिश काल में रिकॉग्नाइज थे, तो वो एक प्रकार से हस्तांतरणीय एक प्रकार से परंपरागत अधिकार थे, जो कि बाप के स्थान पे बेटा बनता था, फिर उसका बेटा बनता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था एक सांस्कृतिक व्यवस्था को बोध करता है, और इसका जो स्वरूप है साथ में इसमें राजनीतिक भी था। तो ऐसी व्यवस्था में बहुत अच्छाई तो होती है लेकिन साथ में बुराई बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तौर पर नहीं होते। तो ऐसे में सरकार ने जो है कानून बनाए, और इसमें कानून के माध्यम से जो झारखंड में जो भी वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है उसमें प्रजातंत्र के निर्वाचन पद्धति पर आधारित है। तो ये भी सही है। जब कोर्ट में मामला गया तो ये बात सामने आई कि नहीं, वो उसको भी बनाए रखना चाहिए परंपरागत व्यवस्था को, लेकिन इससे भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि भारत में ये पूरे भारत में लागू है। 1996 में अगर पेशा कानून को भी लिया जाए तो उसके तहत भी चुनाव हुए। तो इस प्रकार जो है ए बी यानी जो तीसरा ऑप्शन है वो दोनों सही है। अगला प्रश्न है 10वां यानी पेशा से संबंधित कि पेशा अधिनियम की सिफारिश किसने की थी? तो पहला सिंधवी समिति, दूसरा भूरिया समिति, तीसरा राजन समिति और चौथा वदलियार समिति। तो ये आसान प्रश्न है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो भूरिया समिति। तो चूंकि भूरिया समिति का संबंध जो है वो जनजातीय समस्या से था, तो पेशा जो पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया जो है अनुसूचित क्षेत्र का जो विस्तार है एक केंद्रीय कानून के रूप में 1996 में सामने आया, और इसमें जो बहुत सारी बातें की गई, इसका संशोधन भी 2013 में आया और ये आज भी लागू है। और आप देखिएगा कि 1953 में काका कालेकर आयोग है, या 1959 में एल्विन कमेटी है, 1991 में भूरिया है, फिर 2013 में वर्तमान जो है वर्जीनियस खाका कमेटी जो कि आदिवासी अधिकार से संबंधित है, उनके स्थानीय स्वशासन से। तो इससे जुड़े ये प्रश्न है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है भूरिया समिति वो सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो पहला बम्बई, दूसरा मद्रास, तीसरा कलकत्ता, चौथा दिल्ली। तो ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि ये तो आधुनिक नाम यहाँ हो गया है, बम्बई का मुंबई, मद्रास का चेन्नई, लेकिन ये ब्रिटिश काल की व्यवस्था के अंतर्गत था तो ऐसा नाम दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन मद्रास सही है। तो अब देखिएगा कि 1687 में ये पहला नगर निगम बना। अगर आप इसको इतिहास को अगर पढ़ें तो अब देखिएगा कि जो फ्रांसिस डे ने 1639 में विजयनगर के राजा से ज़मीन लेकर जो वर्तमान चेन्नई की नींव रखी, उसका फोर्टिफिकेशन किया, किलाबंदी की, और बाद में एक व्यवस्था लाई गई, यहाँ शासन व्यवस्था चलाई गई, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पोर्ट था व्यापार के दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से भी। तो 1687 में पहला नगर निगम बना, और बाद के दिनों में आप देखिएगा कि 1726 में कलकत्ता और बम्बई में बनाए गए। इससे संबंधित 1882 में जो रिपन कमेटी ने भी कई शक्तियों का विस्तार किया। 1919 के अधिनियम, 1935 का अधिनियम में भी इसे और भी अधिक विस्तार दिया गया। तो इस प्रकार जो पहला नगर निगम है वो दूसरा ऑप्शन मद्रास सही है। अगला प्रश्न है कि नगर विकास मंत्रालय प्रथम बार कब सृजित किया गया था? तो पहला है 1985, दूसरा 1991, तीसरा 1992, चौथा 1995। तो जो पहला ऑप्शन है 1985 तो सही है। तो प्रथम बार जो है नगर विकास मंत्रालय 1985 में आया।
बाद में आप देखिएगा कि 74वां संशोधन 1992 के माध्यम से इसमें जो है संशोधन किया गया और इसे संवैधानिक आधार दिया गया। और इसके अंतर्गत जो है अगर आप कैंटोनमेंट बोर्ड को अगर छोड़ दें तो कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, जो छावनी बोर्ड है। तो बाकी सभी जो है वो नगर विकास के अंतर्गत आता है, चाहे वो केंद्रीय हो या राज्य सरकार का हो। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 1985 वो सही है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो पहला 1919, दूसरा 1927, तीसरा 1952, चौथा 1955। तो इसका जो सही उत्तर है 1927। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के में जो है इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका 1927 जो है वो ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? पहला नगर निगम जिसका मिलान बड़े शहर, दूसरा नगर पालिका जिसका मिलान छोटे शहर, तीसरा अधिसूचित क्षेत्र समिति जिसका मिलान है अति विकसित शहर, और चौथा छावनी परिषद जिसका मिलान है रक्षा क्षेत्र। तो ये भी आसान प्रश्न है, जो कि गलत मिलान तीसरा है। अधिसूचित क्षेत्र समिति वो अति विकसित शहर नहीं है, जबकि वो ऐसे क्षेत्र हैं जो नगर पालिका बनने जा रहे हैं या उसमें परिणत हो जाएंगे। तो वैसे कस्बे हैं जो नगर पालिका से थोड़े छोटे हैं या वैसे समकक्ष हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अपने गजट में उसे घोषित अभी तक नहीं किया है। तो वहाँ भी इस प्रकार की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, जो कि गलत मिलान है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ नगर निगम नहीं है? तो पहला रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा देवघर, चौथा चाईबासा। तो चौथा चाईबासा है, क्योंकि झारखंड का जो ये नगर पालिका जो है क्षेत्र है और यहाँ नगर परिषद है, तो यहाँ नगर निगम अभी तक बना नहीं है। ऐसे टेक्निकली 20 लाख की जनसंख्या, यानी 10 से 20 लाख की जनसंख्या के भीतर जो है नगर निगम बनाए जाते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन चाईबासा सही है। अगला प्रश्न है कि एक वार्ड पार्षद का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला, जनता की समस्या को परिषद में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करना, दूसरा वार्ड के बजट को अंतिम रूप देना, तीसरा अपने वार्ड को उच्च न्यायपालिका का प्रतिपालक होना, और चौथा वार्ड से संबंधित प्रखंड की हर बैठक में शामिल होना। तो पहला है इसका जो आसान प्रश्न है ये भी, कि जनता की समस्याओं को परिषद के विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करना। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अधिकारों को जानना बहुत आवश्यक है। इसकी कमी में जो है कभी कभी जो प्रतिनिधि बाधक बनते हैं, कभी कभी अधिकारी भी जो होते हैं वो भी अपने अधिकार का अतिक्रमण करते हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि की बातों को भी दबाते हैं। तो जो दोनों में जो है सामंजस्य होना जरूरी है, और उसका जो अगर एक सिद्धांत है तो वो नियम है, संविधान है, जो कि शीर्ष है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। ए, DRDA ग्रामीण विकास बजट से संबंधित है। बी, DUDA वर्तमान झारखंड में नगर प्रशासन में काफ़ी कार्य कर रहा है। तो पहला केवल ए सही, दूसरा केवल बी सही, तीसरा दोनों सही, चौथा दोनों गलत। तो जो पहला है केवल ए सही, क्योंकि यहाँ इसको जानना आवश्यक है कि DRDA और DUDA यानी डूडा क्या है। तो DRDA जो है वो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है, जो कि IRDP जो भारत में कार्यक्रम चलाया गया था उस समय 80 के दशक में यह बहुत चर्चा में था, और 1999 में इसे पृथक निकाय के रूप में लाया गया। सब जिला में जो है, जितने भी जिला है भारत में आप देखिएगा तो DRDA वहाँ कार्य करता है, जो कि DDC और DC के सहयोग से कार्य करता है। अधिकतर स्थान पर जो है यहाँ इसके निदेशक भी होते हैं, जो कि कमिश्नरी स्तर पर तय किए जाते हैं। तो और डूडा जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि शहरी निकाय और शहरी बजट प्रशासन का कार्य करता है। लेकिन यहाँ बात है कि झारखंड में ये कार्य कर रहा है, तो ये गलत है। आप देखिएगा कि अन्य राज्यों में वो काफ़ी चर्चित है, यानी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में डूडा जो है वो एक महत्वपूर्ण फंड निकाय है। अब एक प्रकार से आप देखिएगा कि DRDA में फंड्स होते हैं जो कि ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं। तो ऐसे फंड्स को लाया जाता है और फिर DPR बनाकर अनुशंसा की जाती है, उसे अमली जामा पहनाया जाता है। लेकिन जब डूडा ही अगर आपके यहाँ नहीं हो तो कई बार लगता है कि शहर में जो बजट है या योजनाएं हैं उनके अनुपालन में कमी हो सकती है,
उसे धरातल पर नहीं लाया सकता है, तो एक फंड होता है। तो इसके लिए कमेटी 2006 में ही बनी थी झारखंड में, इसकी अनुशंसा की गई थी, लेकिन इसे ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि जो अब देखिएगा कि स्थानीय स्वशासन की जो सबसे बड़ी मुझे अगर कमी लगती है अगर व्यक्तिगत तौर पर, वो है कि वो हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं, जबकि उन्हें होना चाहिए कि स्वयं से, यानी चूँकि उनके जो 29 अधिकार हैं गांव में और नगर में 18, तो उसके तहत वो करारोपण कर सकते हैं, कई बातों को ला सकते हैं जिससे वो खुद सक्षम बने अपने बजट को सशक्त करने का। तो उनको राज्य सरकार का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा या केंद्र सरकार का कि हमें कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या फंड। स्वयं के पैसे से जो है वो योजनाओं को शुरू कर सकती है। यहाँ तो व्यवहार में देखा जाता है कि अगर 1 दिन का 2 दिन का भी पैसा नहीं हो तो कचरा उठाने वाले जो नगर पालिका कर्मी वो आते नहीं। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। स्वयं में जो है सृजनात्मक होना चाहिए, उन्हें आय के दृष्टिकोण से उत्पादी होना चाहिए। तो जो डूडा फंड है बहुत से राज्यों में, वहाँ सिर्फ सरकारी पैसा ही नहीं, बाहर से भी पैसा लगाया जाता है और स्वयं जो है शहर जो है कि टोल वसूलते भी हैं और उसे बजट को सशक्त बनाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ें और उसे सॉल्व करें। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका का गठन किससे संबंधित है। पहला अनुच्छेद 243, दूसरा अनुच्छेद 243 क्यू, तीसरा अनुच्छेद 243 पी और चौथा अनुच्छेद 243 जेड। तो दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 243 क्यू जो है वो सही है, क्योंकि ऐसे जो फैक्चुअल प्रश्न है उनको थोड़ा सा समझना है, देखना भी है, आते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन 243 क्यू वो सही है। अगला प्रश्न है कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्थानीय सरकार के कुल सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत खर्च होता है, यानी स्थानीय सरकार के लिए कुल सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत खर्च होता है। पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 11, चौथा 15। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है यानी 7% वो सही है। तो केंद्रीय सरकार जो है स्थानीय सरकार के लिए जो है प्रत्यक्ष तौर पर 7% बजट बनाती है। तो अन्य विकसित राज्यों में अगर देखा जाए तो ये बहुत अधिक है। डेनमार्क में सबसे अधिक है। दुनिया में जो सबसे अधिक अगर कोई देश स्थानीय सरकार पर खर्च करता है बजट का तो डेनमार्क है, जो कि 55% करता है। अमेरिका भी इस मामले में काफ़ी पीछे, यानी 27% है, जो कि उससे काफ़ी पीछे। लेकिन हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम 7% पर है। जैसा मैंने अभी तुरंत बताया कि सिर्फ सरकार का ही नहीं, मुंह तकना है। अब देखिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे अनुच्छेद 40 में डाला गया था, जो कि भारत के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था। अगर आप सोचें तो ये अधिकार के रूप में भी शामिल हो सकता है कि लोगों का अधिकार है कि नहीं वो शहरी कल्याण या ग्रामीण कल्याण के हकदार बने, वो आपका मूल अधिकार हो सकता है। लेकिन इसे नीति निर्देशक तत्वों में इसलिए लाया गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को इसकी व्यवस्था करनी है। सिर्फ मात्र कहने से नहीं होगा कि पंचायती राज व्यवस्था है या गांधीयन थ्योरी है। इसके लिए एक पूर्ण आपको मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ता है, एक व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, खर्च होते हैं। तो इसके लिए सरकार, चूँकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, उसके लिए अभी भी प्रयासरत है। जैसा मैंने बताया कि खुद इन स्थानीय स्वशासन को यह सोचना चाहिए कि नहीं, हम 100% उत्पादी बने और कलेक्टिव बने, ताकि हम सरकार को कुछ दे सकें। तो ये अप्रोच होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर निगम को 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है। तो पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा चंडीगढ़, चौथा भुवनेश्वर। तो जो इसका पहला ऑप्शन है इंदौर वो सही है, क्योंकि नगर विकास का जो है ये सर्वेक्षण है और ये इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी सबसे स्वच्छ है। उसके बाद सूरत है, फिर नवी मुंबई है। वैसे अगर नीचे लिया जाए तो पटना, झारखंड के झरिया, धनबाद, फिर कोटा, ये सब आते हैं। तो इस प्रकार से एक रैंकिंग दी जाती है ताकि ये प्रोत्साहित हो और लोगों में भी ये भावना विकसित हो कि हमारा शहर जो है वो स्वच्छ बने, उससे भी अच्छा रैंक प्राप्त हो और उसकी छवि अच्छी बने। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इंदौर वो सही।